हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। कल हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड पे हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि आप एक एक करके प्रोसेस को क्या कर रहे थे, बार बार मेमोरी में लोड कर रहे थे। देन आप रैम से डेटा को सीपीयू में भेज रहे थे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा फैच करना, मतलब डेटा को रैम से उठा के रजिस्टर में सेव करना, है ना। सीपीयू में भी तो कोई मेमोरी यूनिट है ना जिसमें वो डेटा जाके सेव होगा। तो उस डेटा रजिस्टर में जाके किसी भी प्रोसेस को रखना, उस प्रोसेस के डेटा को रखना, वो कहलाता है फैच करना। फैच करने के बाद जो है सीपीयू अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो पहले तो हमारा ये काम हुआ कि शेड्यूलर ने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। सबसे पहले तो वो इस एक प्रोसेस को लोड करेगा, देन वो उस प्रोसेस को फैच करके सीपीयू में भेजेगा, फिर वो एक प्रोसेस कंप्लीट होगी और उसका डेटा वापस से रैम में आएगा। रैम उसको क्या करेगी, एक डिस्प्ले है, आउटपुट स्क्रीन है, वहाँ पे भेजेगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उस डेटा को डिस्प्ले करवाएगी। कुछ टाइम हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा और जब सीपीयू से डेटा रैम में आएगा तब कुछ टाइम हमारा यहाँ पे भी वेस्ट होगा। तो एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना सीपीयू के लिए मतलब एक अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हर बंदे को यहाँ पे कौन है, शेड्यूलर है, रैम है, सीपीयू है, हमने इनको बिजी तो इतना कर रखा है कि वो एक एक प्रोसेस को लोड कर रहे हैं, फिर वो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू वापस रैम में भेज रहा है, रैम वापस उसको आउटपुट डिवाइस पे भेज रही है। यहाँ पे क्या है, हर बंदा बिजी तो बहुत है बट ऐसा कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। और ज़्यादा टाइम तो देखे इनको लोड करने में, इनको फैच करने में, यहाँ पे हम हमारे प्रोसेस का टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इसी ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए या इस वाली ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ एडवांस्ड वर्जन है। ये किस तरह से काम करता है वो अब हम देखेंगे। ये बिल्कुल एकदम बेस्ट एग्जांपल होगा इसका। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखो क्या करता है, यूज़र अपनी प्रोसेस देगा, नंबर 1 यूज़र, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें हम अलग अलग यूज़र नहीं करके ये बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस 3 है। यहाँ पे एक ऑपरेटर या तो वो कोई यूज़र हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रैम के अंदर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं बैच मॉनिटर। वो क्या करता है, इन सब का ध्यान रखता है और बैच बनाने में हेल्प करता है। तो ये सब प्रोसेस क्या होंगी, ऑपरेटर के थ्रू इन सब प्रोसेस के साथ हम क्या करेंगे, इन सब प्रोसेस का हम एक बैच बनाएंगे और देन वो एक बैच पूरा कंप्लीट कौन करेगा, सीपीयू। बट बैच भी कैसा होना चाहिए, सिमिलर टाइप की जो जॉब्स होती हैं, सिमिलर टाइप के जो जॉब्स होंगी, सिमिलर टाइप की जो प्रोसेस होंगी, उनको हम क्या करेंगे, उनका एक बैच बना लेंगे। जैसे प्रिंटिंग की कमांड जो भी देगा उसको इस वाले बैच के अंदर हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको कोई कॉपी कमांड लगानी है, डेटा कॉपी करना है हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में, तो उस तरह की कॉपी कमांड जितनी भी है उसको हम क्या करेंगे, बैच अलग बनाएंगे उसका और उसके अंदर उन सब प्रोसेस को डालते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक एक प्रोसेस को सीपीयू इंटरेक्ट नहीं करता। यहाँ पे आपके द्वारा, यूज़र के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को, प्रोसेस को सीपीयू पहले क्या करेगा, पहले उसका बैच बनेगा। बैच बनाने की जिम्मेदारी देखो या तो यूज़र की, कोई एक यूज़र होगा यहाँ पे जो ऑपरेटर उसके ऊपर काम कर रहा है, या तो वो बैच बना देगा, या फिर रैम के अंदर एक प्रोग्राम होता है बैच मॉनिटर। ये बैच मॉनिटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, इन जॉब को पहचान लेता है और उनको अलग अलग बैच में डिफाइन कर देता है और फिर सीपीयू को सिर्फ एक ही बार पे काम दिया जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं ये एक बैच दिया, तो इस एक बैच के अंदर कम से कम 4 प्रोसेस हो गई, 2 P3 हो गई, P4 हो गई,
तो अब सीपीयू क्या करेगा, इस पूरे बैच को एक साथ में एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ में काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लोड करने का टाइम है वो इन 4 प्रोसेस का ना होकर हम सिर्फ एक बार में ही बैच को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। इसमें भी सीपीयू सबसे पहले P1 को करेगा, देन P2 को एग्जीक्यूट करेगा, देन P3 और देन P4। जब बैच पूरा हो जाएगा तो सीपीयू उस बैच को रिलीज कर देगा, वहाँ से छोड़ देगा और इस पूरे बैच को वापस से कहाँ भेज देगा, रैम में भेज देगा। ये आपकी रैम मान लेते हैं, यहाँ पे रैम है, इस रैम में भेज देगा और फिर यूज़र को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाना है या प्रिंट देना है, फिर वो रैम से कहाँ चली जाएगी, आउटपुट के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है। इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे डेफिनेशंस को लिखकर। देखो अब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा कि जॉब या प्रोसेस जो होती है सिमिलर टाइप के जिनकी ज़रूरतें हैं, जैसे प्रिंटिंग अगर किसी को करनी है तो एक प्रकार की प्रिंटिंग की सब जॉब को हम अलग बैच में बना लेंगे। कॉपी कमांड की जितनी भी प्रोसेस है उनका हम एक अलग बैच बना लेंगे और वो सब ग्रुप कर दी जाएंगी एक साथ में, ग्रुप टुगेदर। देन सीपीयू क्या करेगा, उस पूरे बैच को, कंप्लीट बैच को एग्जीक्यूट करेगा। इस बैच में वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, एक बैच की प्रत्येक प्रोसेस को, है ना, हर प्रोसेस को, उन सब प्रोसेस को 1 बाय 1 सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। बैच बनाने का काम या तो ऑपरेटर का हो सकता है, वो क्या करेगा, बैच क्रिएट करेगा, या फिर एक बैच मॉनिटर प्रोग्राम होता है रैम के अंदर, वो क्या करता है, इन बैच को क्रिएट करेगा। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी प्रोसेस सिंगल मैनर में एग्जीक्यूट नहीं होगी, है ना, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, नहीं होगी। किसी भी प्रोसेस को, सिंगल प्रोसेस को जो है सीपीयू का टाइम नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको पहले सब प्रोसेस का बैच बनाना ही पड़ेगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एक एग्जांपल लिख लेना। IBM का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है IBM OS 2 के नाम से। ये एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है और बैच इस तरह से ये काम करता है। इसकी हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसके हमें एडवांटेज क्या हुए और इसके हमें डिसएडवांटेज क्या क्या देखने को मिले। इस बैच बनाने वाले काम को आप एक और अच्छा सा एग्जांपल है उससे समझ सकते हो। जैसे आपके जो कपड़े होते हैं उनको आप वॉशिंग मशीन में धोते हो, है ना, बट वॉशिंग मशीन में आपको ध्यान होगा कि आप डेली कपड़े नहीं धोते, एक एक कपड़े नहीं धोते। आप क्या करते हो, एक कपड़ों के अलग अलग बैच बना लेते हो। सबसे पहले वो कपड़े धोए जाते हैं जो सबसे महंगे हो, बाहर पहनने वाले हो, है ना। फिर क्या करते हैं, हम घर पे पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उनका एक बैच बना लेते हैं और इन बैच के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो गया, मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर पहले हम इस बैच को एग्जीक्यूट करवाएंगे, सारे कपड़े धो लेंगे और जब ये धुल जाएंगे पूरे कपड़े बाहर निकाल लेंगे और फिर इस बैच को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब बाद में ये जो घर पे पहनने वाले कपड़े होंगे इनको हम धोएंगे, है ना। इससे क्या है कि आपको ये याद भी रहेगा और किस तरह से बैच बनाना है वो भी ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो ये बैच बनाने वाला कौन है भाई, जो कपड़े धोएगा वो ऑपरेटर हो गया। वो उस मशीन को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैच बनाए, सब कपड़ों को अलग अलग करे, अलग अलग उनकी छंटनी करे और फिर बैच बना के अलग अलग कपड़ों को वो वॉश करे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना। और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, इसकी देखो पहली एडवांटेज क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक एक चीज़ों को एग्जीक्यूट करता रहता है। एक बैच को लिया कंप्लीट कर दिया, दूसरे बैच को लिया कंप्लीट कर दिया। बैच भी जैसे कपड़ों का जो एक आपने पोर्शन, एक बैच आपने जब वॉशिंग मशीन में डाल दिया, आपने मशीन को ऑन कर दिया, उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी मतलब कपड़े धो रहा है वो क्या करता है, अपना दूसरा काम करने लग जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि हाँ एक टाइम के बाद आपने जितने पे अलार्म सेट किया वो बोलेगा, उसके बाद मेरा अगला काम शुरू होगा। कपड़े कौन धो रहा है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली धो रही है। उसके अंदर जितना भी टाइम आपने फीड किया, 15 मिनट का, 10 मिनट का, उतने मिनट तक आप फ्री हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो। वैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आपने एक बैच दे दिया, उसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं, तो देने के बाद है ना यूज़र फ्री हो जाता है
क्योंकि उसको पता है कि जितना भी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा वो पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, देन प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करेगा, देन प्रोसेस 3 को, देन प्रोसेस 4 को। जब पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई और काम दे पाएगा, उससे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे काम ही नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह यूज़र का टाइम बच जाता है। और दूसरी चीज़ ये है इसके एडवांटेज कि कोई भी नई जॉब अगर आएगी, मतलब इस वाली प्रोसेस के ऊपर काम करने के बाद जब ये प्रोसेस आएगी उससे पहले ये वाली कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई पिछली, तो आगे की कोई भी प्रोसेस सीपीयू हैंडल नहीं करेगा। वो आगे तभी बढ़ेगा जब प्रोसेस P1 पूरी हो चुकी है, और P2 से वो P3 पर तब जाएगा जब P2 पूरी हो गई। नंबर 3 पे यूज़र के अगर इंटरेक्शन की बात करें तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि यूज़र हमेशा अलर्ट रहे, हमेशा इंटरेक्टिव रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कि भाई आपने एक बार अपना काम दे दिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करेगा, यूज़र फ्री है, उसको वहाँ बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना कोई भी काम कर सकता है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांटेज देगा, तो ये आप एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि लॉन्ग टाइम वाली जो प्रोसेस होती हैं जिनको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा, वहाँ पे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर यूज़ करें तो हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कोई एक शॉप है और इस शॉप का जो काम है वो है प्रिंटिंग करना, उसके पास एक पम्पलेट आता है और वो बोल देते हैं यूज़र कि भाई हमें इसकी 500 कॉपी निकाल दो या 5000 कॉपी निकाल दो। तो इस तरह का जो काम होते हैं उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है कि अपने ने क्या किया, एक बार सीपीयू को कमांड दे दी कि हमें इसकी 5000 कॉपी निकाल दो, और यूज़र फ्री हो गया। अब उसमें 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, जो भी लगा, अब यूज़र जो है वो उसका काम ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल फ्री है, वो अपना कोई भी काम कर सकता है। तो ऐसे जो टाइप की जॉब्स होती हैं, ऐसे टाइप का जो काम होता है, वहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब जहाँ पे एडवांटेज होती है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होती हैं। जैसे सीपीयू कोई काम को करने लग रहा है, P1 को कर रहा है, P2 को, P3 को, बहुत सारे काम तो हैं उसके पास, उसको पूरा बैच दिया हुआ है काम करने के लिए, बट P1 जो है वो कोई अदर ऑपरेशन करने लग गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने लग गया। यहाँ पे ना सीपीयू क्या होता है, आइडल हो जाता है, सीपीयू खाली बैठ जाता है। जब तक प्रोसेस P1 अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को पूरा नहीं करेंगे तब तक सीपीयू जो है वो बिल्कुल खाली है, उसके टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कंप्यूटर साइंस अगर हम पढ़ते हैं या कंप्यूटर के अंदर जो नेक्स्ट वर्जन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सीपीयू का इन्हेंसमेंट होता है, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। तो किस बेस के ऊपर, ताकि हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। आप किसी भी चीज़ में देखोगे तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का, वो हम बेस्ट सिस्टम मानते हैं कि वो हमारा चीज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो वो सीपीयू है जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन खुद का करे, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और एक रिसोर्स का भी, सीपीयू इतना महंगा है, उसको अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास इतना काम होना चाहिए कि हम उस सीपीयू से वो काम करवा सकें। ऐसा नहीं हो कि अपन पैसे भी लगा दें और जो कंप्यूटर में आपने सीपीयू लिया वो ही आपका क्या है कि कम पावर का है, वो अच्छे से उस काम को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। तो जो रिसोर्स हमारे पास है, इस रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ही हमारा क्या है, एक टारगेट है। ठीक है, तो नंबर 1 पे इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि सीपीयू है यहाँ पे आइडल रहता है, अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे सीपीयू का। अब इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, डिक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। डिक्रीज मतलब कम होना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि आपके सिस्टम का थ्रूपुट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये थ्रूपुट क्या पंगा होता है ना, वो समझेंगे सबसे पहले। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लेना आप अलग से, थ्रूपुट की, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। एक टाइम में कितनी ज़्यादा प्रोसेस सीपीयू क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। जो प्रोसेस 1 मिनट में 60 जॉब को कंप्लीट कर रहा है या फिर 1 मिनट में 20 जॉब को कंप्लीट कर रहा है, आप सोचो कौन से वाला बेस्ट रहेगा। तो जो सीपीयू
1 मिनट में 60 जॉब एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट करेगा, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा। और ये ही इसका क्या कहलाएगा, थ्रूपुट कहलाएगा। ये जो सीपीयू है, इस कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा हुआ है वो 1 मिनट में 60 जॉब एग्जीक्यूट कर देता है, इसलिए इस कंप्यूटर का थ्रूपुट क्या हो गया, 60 जॉब पर यूनिट टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम थ्रूपुट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने ध्यान दिया, जब तक आपका एक बैच कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे बैच का तो नंबर ही नहीं आएगा। और बैच की बात तो हम बाद में करेंगे। एक प्रोसेस जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी प्रोसेस को तो सीपीयू हाथ भी नहीं लगाएगा। ऐसे क्या होगा, कई प्रोसेस बीच में हो सकता है कि बहुत बड़ी आ जाए, जैसे ये प्रोसेस आ गई, इसको 10,000 पेज है वो प्रिंट करवाने हैं। यहाँ पे तो सिर्फ प्रोसेस क्या थी कि एक प्रिंट देना था, बट इसको एक प्रिंट देने के लिए इसके 10,000 पेज जब तक प्रिंट नहीं होंगे तब तक इसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो इसका अपना एक प्रिंट करवा पाएगी। तो ये कंप्यूटर का थ्रूपुट इससे गिर जाता है, कम हो जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये ही है कि इससे हम सीपीयू का सही यूटिलाइजेशन नहीं करते, सीपीयू आइडल रहता है और थ्रूपुट जो है वो सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया कि सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही है, तो आप इसे लाइक करें। अपने वो फ्रेंड्स जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, उनके साथ में वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही आप बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।